कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बिफोर एग्जाम हमारे ध्यान में दिमाग में होना चाहिए उसे देख लेते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हमें पता है क्या होता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जब भी मास फंक्शन जब भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उसके बाद जो एक साथ प्रोबेबिलिटी होती है वही होता है। ये तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा जल्दी कवर करते हुए उस पर चलते हैं जो थोड़ा सा कड़ा है। जैसे मार्जिनल पीएमएफ क्या होता है? मार्जिनल पीएमएफ किसी भी एक वेरिएबल का टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एन इवेंट। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है, जो कंडीशन दी हुई होती है, जैसे ये है, जैसे एक्स गिवन ए दिया है, ए एक इवेंट है, तो जो इवेंट दिया हुआ है कंडीशन में वो आता है हमारा डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो और जो डिनोमिनेटर दिया है उनका इंटरसेक्शन, जैसे एक्स इज इक्वल टू टी और ए, इनका इंटरसेक्शन ऊपर आता है, तो ये हमारा होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल गिवन अनदर। हाँ, वही बात है, एक्स इक्वल टू एक्स दिया है तो ये कंडीशन हो गया, और ऊपर का ज्वाइंट जो होता है मतलब वो इंटरसेक्शन ही एक तरह से होता है, वो हो जाता है कंडीशनल। ओके, ज्वाइंट पीएमएफ मोर देन टू डिस्क्रीट पर उसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं। मार्जिनल इन केस ऑफ मोर देन टू डिस्क्रीट, ये इसके लिए वीडियो बड़ा वाला देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये सब स्किप करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम वीडियो में बता चुके हैं पहले वाले में। अभी हम वो क्विक गाइड के लिए एक बार एग्जाम से पहले जो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब उनका जो ज्वाइंट पीएमएफ बराबर होता है उनके मार्जिनल पीएमएफ के मल्टीप्लिकेशन से। और ये दो या दो से ज़्यादा पे भी केस में भी यही होता है, उसमें हर सबसेट जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दो से ज़्यादा है तो वेरिएबल, अदरवाइज अगर दो है तो ये होना चाहिए ज्वाइंट पीएमएफ इज इक्वल टू इंडिविजुअल मार्जिनल के। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो जो अगर इंडिपेंडेंट है एक्स वाई, तो अगर एक्स और वाई का कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है तो वो उसके मार्जिनल के बराबर होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हैं, इसको वेरीफाई करने का यही तरीका है कि हम उनके ज्वाइंट पीएमएफ को चेक करें कि उनके मार्जिनल के बराबर है या नहीं। ओके, हम्म, और टू सो वाई एक्स वाई डिपेंडेंट, स्पेशल केस अगर कोई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जीरो है और ये दोनों जीरो नहीं है तो हो जाता है डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंट के लिए हमें यही शो करना होता है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ओके, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। दे आर इंडिपेंडेंट, द मार्जिनल पीएमएफ आर आइडेंटिकल। ओके, यदि x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा वन, y पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा टू, तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो अगर z कोई इवेंट है जो x प्लस वाई है तो z जो फॉलो करेगा वो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू फॉलो करेगा। और अगर z इज इक्वल टू n दिया हुआ है तो ये हो जाएगी, अगर कंडीशन दिया हुआ है तो बाइनोमियल हो जाएगा, n कामा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, ये बाइनोमियल फॉलो करेंगे x और y, ये पता है, कवर किया हुआ है। सी डी एफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो अप टू एक्स तक के प्रोबेबिलिटी को कहते हैं सी डी एफ। सी डी एफ सी डी एफ जो होता है प्रोबेबिलिटी होता है लेस देन और अप टू एक्स तक की। ओके, मिनिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल के केस में हम देखते हैं अगर टू वेरिएबल के मिनिमम की बात कर रहा है तो या तो मिनिमम अगर z है तो या तो दोनों z हो या एक्स जेड हो, बाकी जो है वाई जो है एक्स जेड से बड़ा हो,
और दूसरा केस बनता है वाई जेड हो और एक्स जेड से बड़ा हो। ओके, तो मिनिमम के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अगर कहे कि मिनिमम जेड, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जेड या उससे ऊपर की, और उसके बाद वन माइनस करके निकालते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन जेड एंड वाई ग्रेटर देन जेड। मैक्सिमम और टू रैंडम वेरिएबल, मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम अगर जेड है तो एक केस हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों जेड हो, या एक्स जेड हो और टी टू जो है जेड से कम हो, वाई जो जेड से कम हो, या वाई जेड हो और एक्स जेड से कम हो। तो इन तीनों केस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके ऐड होता है, तब मिनिमम और मैक्सिमम का होता है कैलकुलेशन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स जियोमेट्रिक पी फॉलो करता है एंड वाई जियोमेट्रिक क्यू फॉलो करता है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो जो जेड अगर मिनिमम जेड फंक्शन है मिनिमम एक्स वाई का और ये दोनों जियोमेट्रिक पी और क्यू फॉलो करते हैं, तो जो जेड होगा जो उनका मिनिमम होगा वो भी जियोमेट्रिक फॉलो करेगा, और उसका जियोमेट्रिक क्या होगा? वन माइनस पी इंटू वन माइनस क्यू, ये होगा जियोमेट्रिक वन माइनस पी इंटू वन माइनस क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इसका यूज कम होता है तो ये दिमाग में फार्मूला उतना होता नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये वाला चीज दिमाग में बैठा लें कि अगर मिनिमम फंक्शन है दो ज्योमेट्रिक का, तो वो फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक वन माइनस पी इंटू वन माइनस क्यू। बट मैक्सिमम ऑफ टू इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज नॉट ज्योमेट्रिक। अगर मैक्सिमम फंक्शन है तो वो ज्योमेट्रिक नहीं होता है। ये वाला पॉइंट तो कवर कर ही दिया था। एक्स जो होगा वो पाइथन होगा लेमडा पी के, ये सब चीजें हैं, पता है। ओके, एक्स ज्योमेट्रिक पी फॉलो करता है, देन मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है कि एक्स इज ग्रेटर देन एम प्लस एन, गिवन एक्स इज ग्रेटर देन एम, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन एन के बराबर। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दिया है कि एक्स इज ग्रेटर देन एम है और ये ज्योमेट्रिक में, ज्योमेट्रिक केस में ये भी ध्यान देना, ज्योमेट्रिक पी है, तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है कि ज्योमेट्रिक के केस में होती है कि एक्स इज ग्रेटर देन एम दिया हुआ है और पूछ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन एम प्लस एन, तो बराबर होगा एक्स इज ग्रेटर देन एन के। जैसे वो एक एग्जाम्पल था बस वाला कि एक बस पे जो वेटिंग टाइम है ज्योमेट्रिक 8 फॉलो करता है और गिवन है कि 6 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी होगी कि x is greater than 2 at minus 6, x is greater than 2। okay, सम ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल जो होगा, एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल होगा बाइनोमियल एन कॉमा पी। अगर बर्नौली पी है और उसका सम है तो वो एन कॉमा पी होगा बाइनोमियल। ओके, सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, ये हाईलाइट किया हुआ है। अब हम डिपेंडेंट वाले केस में भी देखेंगे क्या होता है। ओके, ये इंडिपेंडेंट है, तो इस चीज का ध्यान देना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क होता है। सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नौली पी ट्रायल है तो वो बाइनोमियल एन कम ऑफ पी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो क्या होगा वो मैं आगे कवर करूंगा अभी। सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर दो यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे। सम ऑफ इंडिपेंडेंट बाइनोमियल एन कॉमा पी एंड बाइनोमियल एम कॉमा पी इज बाइनोमियल एन प्लस एम कॉमा पी होगा। दो बाइनोमियल है, इंडिपेंडेंट है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो उनके नंबर्स ऐड हो जाएंगे, दैट्स इट ओनली। सम ऑफ आर आई आई टी ज्योमेट्रिक पी
इज ए नेगेटिव बाइनोमियल आरपी। ऐसा कि इसका क्वेश्चन में यूज हुआ नहीं है, बट ये ध्यान में रख लेते हैं कि सम ऑफ आर आईआईटी ज्योमेट्रिक पी है, तो आईआईटी आर है, आईआईटी है और उनकी ज्योमेट्रिक पी है, तो नेगेटिव बाइनोमियल आर कामा पी होगा, आर कामा पी होगा, वो नेगेटिव बाइनोमियल। सम ऑफ इंडिपेंडेंट नेगेटिव बाइनोमियल आर कामा पी एंड नेगेटिव बाइनोमियल एस कामा पी इज ए नेगेटिव बाइनोमियल आर प्लस एस कामा पी। ओके, और दो वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट है देन उनका जो फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई वो भी आल्सो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू से और उसकी प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं, वही होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, और किसी कांस्टेंट है अगर, तो उसका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है कांस्टेंट का, तो क्या होगा? कांस्टेंट के एक्सपेक्टेड वैल्यू सी ही होगी, सी कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू सी होगा। और एक्सपेक्टेड इफ एक्स टेक्स ओनली नॉन नेगेटिव, अगर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी नॉन नेगेटिव होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू जस्ट ए मीन एवरेज, तो वो मीन जो होगा वो अपने वेरिएबल के रेंज से बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर ही होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के, कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल में तो उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज जस्ट लाइक मीन या एवरेज। ओके, एंड दो अगर वेरिएबल है एक्स प्लस वाई, तो उनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होगा फॉर एनी टू रैंडम वेरिएबल। बट ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के केस में होता है, ये वेरिएंस के केस में नहीं होता है। आगे चल के वेरिएंस वाला केस भी आएगा तो उसमें ये चीज फॉलो नहीं करेगी, उसमें कुछ अलग होता है, मैं वहां कवर करूंगा। बट एक्सपेक्टेड वैल्यू के केस में अगर दो वेरिएबल हैं तो उनका अलग अलग एडिशन हम कर सकते हैं। ओके, ओके, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसका एक दूसरा फॉर्म होता है, नॉर्मली वही फॉर्म ज्यादातर यूज होता है, वो क्या होता है? ये है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से मेंशन करते हैं, और ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाता है पॉजिटिव अंडर रूट होता है वेरिएंस का। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज है, अगर वेरिएबल में ए का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वेरिएंस में जो होगा ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट होता है, इसलिए उसमें सिर्फ ए से अगर मल्टीप्लाई है वेरिएबल में तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी पॉजिटिव ए से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब मैं बताया था कि अगर उसमें कोई चीज ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अब अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो ये जो मैंने बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये तो दोनों के लिए फॉलो करती है, ई एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस वाई जो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो होता है वो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। और वेरिएंस इनका यहाँ पर सिर्फ एडिशन था दूसरे केस में, लेकिन इंडिपेंडेंट केस में इनका मल्टीप्लीकेशन भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्स वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। और वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस वाला कोई भी केस डिपेंडेंट के लिए नहीं था, सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई फॉर इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो डिपेंडेंट के केस में क्या होता है? वेरिएंस
डिपेंडेंट के केस में क्या होता है वेरिएंस का, हाँ, डिपेंडेंट के केस में फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर ये डिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट में वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई हो गया, तो डिपेंडेंट केस में होगा ये वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई होगा प्लस 2 ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको एक तरीके से और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म देख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स कमा वाई। तो ये कुछ कुछ ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर डिपेंडेंट है तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होता है। अब चूंकि यहाँ पर ए बी है इसलिए वो हम जानते हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन से स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 2 को वेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट के केस में होता है, ये कोर्स में नहीं है बट इसका यूज एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई जो टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई होता है इनडिपेंडेंट के केस में, और डिपेंडेंट के केस में ये होगा। अब अगर डिपेंडेंट है, नहीं सॉरी, अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 हो जाता है, इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाता है इंडिपेंडेंट केस में, क्योंकि इंडिपेंडेंट का कोवेरिएंस 0 होता है। अगर कोवेरिएंस 0 है तो वो रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट में वो होता है। रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है कि उसका म्यू 0 हो और वेरिएंस 1 हो। ठीक है, ये सब हो गया। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? कोवेरिएंस होता है x माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई के मल्टीप्लाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू, बट हम नॉर्मली जो इजी फार्मूला होता है वो ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये कैसे करते हैं? जैसे जो ज्वाइंट पीएमएफ होते हैं जिसमें हमारे एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं, तो हमारे एक्स की कोई वैल्यू होगी सपोज दैट 0 1 2 और y की वैल्यू होगी 1 2 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम एक x की वैल्यू लेंगे, एक y की वैल्यू लेंगे और उसमें जो उनका ज्वाइंट पीएमएफ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये सारा टेबल में करेंगे और ऐड कर देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई मिलेगा। x की वैल्यू और y की वैल्यू तो उसके ज्वाइंट पीएमएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की वैल्यू y की वैल्यू से उसके ज्वाइंट पीएमएफ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई में मिलेगा। ओके, अच्छा कोवेरिएंस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी एक्स वाई का कोवेरिएंस और वाई एक्स कोवेरिएंस के बराबर होगा, और इसमें लीनियर प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि अगर एक्स कमा ए वाई प्लस बी जेड का कोवेरिएंस हमें निकालना है तो ये हो जाएगा ए इंटू, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे, और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाई में है या एक्स में हो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को, यानी ए इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई प्लस अब जेड के साथ है तो उसको बाहर निकाल दें बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड, और यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई और जेड है तो ए निकल जाएगा एक्स जेड का कोवेरिएंस प्लस वाई जेड का कोवेरिएंस। तो इस फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमारा लीनियर क्वालिटी कहा जाता है कोवेरिएंस का, जिसमें अगर एक वेरिएबल है और दूसरा कोई फंक्शन है तो हम उस वेरिएबल का उस फंक्शन के साथ ब्रेक डाउन करके कोवेरिएंस निकाल सकते हैं, और उस फंक्शन में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है तो वो सीधा सीधा बाहर आ जाता है कोवेरिएंस के केस में।
जैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स कामा ए वाई प्लस डी जेड होता है ए इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और प्लस बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड, ठीक है। इंडिपेंडेंस, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन एक्स वाई आर अनकोरिलेटेड और कोवेरियंस जीरो होता है। मैं बताया था कोवेरियंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा इंडिपेंडेंट के केस में। इफ एक्स और वाई आर अनकोरिलेटेड, अगर वो अनकोरिलेटेड है तो देन दे मे बी डिपेंडेंट, मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तब तो कोवेरियंस जीरो होगा, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ। लेकिन अगर कोवेरियंस जीरो है तब ये श्योरिटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर कोवेरियंस जीरो है तो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट का कोवेरियंस तो जीरो होना ही होना है। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला सिंपल सा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बट इट एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। कोरिलेशन समराइजेस द ट्रेंड बिटवीन द रैंडम वेरिएबल, कि दोनों में क्या ट्रेंड है, कैसे कनेक्टेड है। इफ एक्स वाई इज ए डायमेंशनलेस, एक्स जो रो है कोवेरियंस कोरिलेशन है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। और डायमेंशन नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका निगेटिव वैल्यू नहीं होता। निगेटिव देखो -1 से 1 तक वेरी करता है, तो इसमें निगेटिव का डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब अलग है। तो इफ correlation coefficient is close to zero then there is no clear linear trend between x and y। अगर वो close to zero है तो उनके बीच में कोई linear trend नहीं है। लेकिन if इसका जो correlation coefficient रो है वो 1 है या -1 है, तो अगर 1 या -1 है तो हम कह सकते हैं कि y इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x, मतलब वो बिल्कुल एक से दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। तो कैसे होंगे लीनियर फंक्शन? लीनियर फंक्शन क्या होता है? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर फॉर्म होता है। इसी तरीके से होगा अगर x और y का वैल्यू 1 या -1 है तो। लेकिन अगर क्लोज टू 1 है या तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। अब क्लोज टू -1 है तो वो कोरिलेटेड तो है, लेकिन स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, लेकिन उनका वैल्यू डिफरेंट करेगा, मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की घटेगी, x की घटेगी तो y की बढ़ेगी, इस तरीके से होगा। बाउंड्स ऑन प्रोबेबिलिटीज यूजिंग द मीन एंड वेरिएंस, ये बाउंड्स क्या होते हैं इसे फार्मूला तो एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन एक सिंपल सी बात समझा देते हैं कि मार्कोज इनइक्वालिटी क्या होता है। मार्कोज इनइक्वालिटी बताता है कि हमारा जो x है वो किसी कांस्टेंट से कितना जो ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा, ये होगा लेस देन इक्वल टू म्यू अपॉन सी। म्यू क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन है, म्यू अपॉन सी के बराबर बराबर नहीं होगा या उससे लेस होगा। मतलब यहाँ पे साइन जो होते हैं बिल्कुल उल्टा होता है। ये x इज ग्रेटर देन सी है, इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन होगी म्यू अपॉन सी के। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन इधर लगा है तो इधर लगेगा, अगर नहीं लगा है तो नहीं लगेगा। इस चीज का भी ध्यान देना, ऑप्शंस में आते हैं इस तरीके से घुमा के। तो म्यू मीन म्यू थ्रू मार्कोज इनइक्वालिटी बाउंड्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ये जो सी होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, वैल्यू टेक्स non-negative random variable takes value much larger than the mean। ओके, चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या होता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। इसमें चेबिशेव इनइक्वालिटी के कई फॉर्म है। ओके, तो देखते हैं। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या होता है कि जो म्यू से म्यू का जो रेंज होता है x माइनस म्यू और x प्लस म्यू, जैसे ये है म्यू x है, सॉरी ये x है, तो x प्लस म्यू और x माइनस म्यू, तो ये जो रेंज होती है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, या और भी देखेंगे। और इसके जो बाहर की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1 अपॉन के स्क्वायर। जैसे के क्या है? सिग्मा तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो x माइनस म्यू जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिग्मा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब बाहर हो गया, तो ओके, तो बाहर हो गया। अगर ग्रेटर देन का साइन लगा, यहाँ वाला साइन और यहाँ से दोनों केस में उल्टा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा है, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। बाहर वाला जो है 1 अपॉन के स्क्वायर है, अंदर वाला 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर है। ओके,
तो इसका दूसरा फॉर्म ये होता है कि अगर हम यहाँ पर के सिग्मा ना लिखे कांस्टेंट सी लिखें तो ये बाहर जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, और ये वाला मैंने बताया कि 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर अंदर वाला होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो ये वैल्यूज दी होंगी। तो यहाँ पे ये वीक 4 तक के इम्पोर्टेंट फार्मूला खत्म होते हैं। अभी कुछ और एक दो इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि जैसे अगर हम मानते हैं कि एक दो वेरिएबल है, एक्स है, एक्स जो है वो फॉलो करता है ज्योमेट्रिक पी, और वाई फॉलो करता है ज्योमेट्रिक क्यू, और एक फंक्शन है जेड, और ये है एक्स प्लस वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू एन, अगर ऐसा पूछे फंक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों ज्योमेट्रिक पी एंड क्यू फॉलो करते हैं, और क्वेश्चन आ सकता है कि जेड इज इक्वल टू एन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर, पी स्क्वायर एन माइनस वन, पी स्क्वायर एन माइनस वन, और वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस टू। इसमें ये y जो होगा वो ज्योमेट्रिक y भी p होगा क्या, y का क्या सीन है। हाँ, तो यहाँ भी y का भी p होगा। दोनों अगर x और y ज्योमेट्रिक p फॉलो करते हैं और z एक फंक्शन x प्लस वाई, तो z इज इक्वल टू n की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी पी स्क्वायर एन माइनस वन, फिर वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस टू। पी स्क्वायर मतलब एक्स और वाई का ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं, एक्स और वाई का पी मल्टीप्लाई हो गया पी स्क्वायर, और एन माइनस वन इंटू होगा क्योंकि वन माइनस पी जो होगा एक कम होगा, तो वन एन माइनस वन से होगा मल्टीप्लाई, और उसकी पावर एन माइनस टू होगी, क्योंकि दोनों में कम हो रहा है एक। ओके, तो अब यहीं पर मैं एक इसका भी बता देता हूँ बर्नौली ट्रायल का, कि अगर दो बर्नौली ट्रायल हैं एक्स एंड वाई, और एक जेड एक फंक्शन है जो कि है एक्स प्लस वाई, तो हमें जानते हैं कि ये बाइनोमियल फॉलो करेगा अगर ये बर्नौली पी है और ये बर्नौली पी है ये भी, तो ये एक्स प्लस वाई जो होगा वो बाइनोमियल एन कामा पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो हैं तो ये टू कामा पी हो जाएगा। लेकिन अगर अ, जैसे जेड की रेंज क्या होगी, अगर दो हैं तो जेड की रेंज होगी 0 1 2। 0 1 2 मतलब जीरो सक्सेस वन सक्सेस टू सक्सेस, क्योंकि दोनों बर्नौली ट्रायल। और अगर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो क्या रेंज होगी, तो यहाँ पे रेंज होगी -1 0 और 1। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। अब मैक्सिमम और मिनिमम अगर फंक्शन आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम जेड के लिए, अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो अगर मैक्सिमम इसका हो सकता है जीरो की बात करें तो दो केस बनते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, हाँ एक ही केस बनेंगे जीरो के लिए। और अगर वो वन है मैक्सिमम तो दो केस बनेंगे, जीरो कामा वन, जीरो हो और वाई जीरो हो, या फिर एक जीरो हो और एक वन हो, या फिर एक्स वन हो और वाई जीरो।
इस तीनों केस में हमें मैक्सिमम 1 मिलेगा। इसी तरह मिनिमम के लिए भी होता है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसकी मॉड वैल्यू करके भी क्वेश्चन आएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मॉड वैल्यू में हमारा जो -1 आएगा ये भी 1 आ जाएगा, तो इसके साथ प्रोबेबिलिटी काउंट होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए आप कर सकते हैं। ओके, कुछ और पॉइंट पे देखते हैं। जैसे ये क्या है कि x1 से xn एक IID with a geometric p distribution है। What is the probability that all of these random variables are larger than some positive integer j? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि सभी जो है रैंडम वेरिएबल j से बड़े हैं। क्योंकि IID है तो हम सभी के वैल्यू एक ले सकते हैं x1 x से xn तक। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी होगी ग्रेटर देन j का, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 x ग्रेटर देन j की पावर n हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन j। x इज ग्रेटर देन j निकालने के लिए हम ये निकालते हैं कि ये हम ले लेते हैं कि जो हमारा वैल्यू आएगी वो लेते हैं हम j ग्रेटर देन j लेना है तो j+1 से इन्फिनिटी लेते हैं। मतलब कि हमें j तक सक्सेस नहीं मिले, j+1 से आगे सक्सेस मिल सकती है, j+1 j+2 ऐसे मिल सकती है। तो उस लिए हम प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं j+1 से इन्फिनिटी तक। तो ये जो कैलकुलेशन करके जो आता है वो आता है 1 माइनस p टू द पावर j। ग्रेटर देन j है तो 1 माइनस p टू द पावर j आता है, और इसको जब हम वापस यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस p टू द पावर j की पावर n हो जाएगा। k इज ग्रेटर देन j है। तो ग्रेटर देन j होने के लिए हमें ये 1 माइनस पी टू द पावर जे एन याद रखना है। जहाँ पर j है वो वैल्यू जैसे ग्रेटर देन करना है और n है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी नंबर से बड़ा होने की। ओके, फिर ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किया है इसको हम देख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये IID दिया है और what is the probability that 4 is missing in the samples? 0 1 2 3 4 हैं और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ये है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 इज मिसिंग इन द सैंपल? 4 सैंपल में नहीं है, तो इसका मतलब है जो कि IID है तो सभी के हम इज नॉट इक्वल टू 4 लिखेंगे और इज नॉट इक्वल टू 4 का पावर n हो जाएगा। और 4 न होने की एक के लिए प्रोबेबिलिटी है, होने की 1/16 है तो न होने की 15/16 टू द पावर n हो जाए। अगर 4 अपीयर्स एग्जैक्टली 1, 4 अपीयर्स एग्जैक्टली 1 के लिए हमें केस से बनाता है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट जो है 4 हो, सेकंड रेस्ट 4 नहीं हो, फिर दूसरे केस में कि सेकंड 4 हो बाकी 4 नहीं हो। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा n इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 4 टू द पावर n। तो ये हो जाता है n इंटू 1/16 इंटू 15/16 टू द पावर n-1। तो इसको लॉजिक काम आएगा, ये जरूरी नहीं कि ये वैल्यू वही हो। तो ये होता है n इंटू x इज इक्वल टू 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4 टू द पावर n-1। ये होता है क्योंकि हमें n टाइम्स हमने ये लिया है तो इसलिए n आ गया, और x इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी होती है जो हमारा ज्योमेट्रिक में कहता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू टू द पावर n-1 और उसमें मल्टीप्लाई होता है n। ओके, और ये कह रहा है कि जो दूसरा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 and 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस इन द सैंपल? 3 and 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस इन द सैंपल। इसमें थोड़ा उल्टे तरीके से सोचा है कि 3 एटलीस्ट वंस को A ले लिया और 4 एटलीस्ट वंस को B ले लिया है। तो हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। फिर इस तरीके से करके कैलकुलेट करके ये आया है। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, इसको मैंने थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसका क्वेश्चन आएगा तो सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है।
इसको आप देख सकते हो। ओके, फिर इंडिपेंडेंट केस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ का अगर इंडिपेंडेंट केस है तो क्या होता है कि जैसे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ ऑफ मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम का सीडीएफ कह रहा है कि जैसे एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये ध्यान देना है। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एफ जेड एक फंक्शन है जो कि बताता है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई का जो सीडीएफ होगा वो इंडिविजुअल सीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। CDF of maximum is the product of CDF. इंडिविजुअल केस में CDF of maximum is the product of CDF. ओके, तो ये नोट्स यहीं तक रखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स ध्यान में आएंगे तो फिर उसको बाद में मैं ऐड कर दूंगा, कमेंट में अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।